Hello everyone. So my name is Pradeep Malviya and I am teaching a chemistry subject. So आज के वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा नया टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक पढ़ने से पहले हमने बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को ऑलरेडी डिस्कस कर चुका होंगे और बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड का जो फॉर्मेशन है वो कैसे होता है, बाय द ओवरलैपिंग ऑफ द ऑर्बिटल्स और ओनली दोज ऑर्बिटल्स टेक पार्ट इन द ओवरलैपिंग व्हिच has singly filled and the spin of the electron are opposite। लेकिन जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी, अगर हम उसकी बात करें तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी किसी भी कोवेलेंट मॉलिक्यूल के शेप और उसकी ज्योमेट्री को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, इसलिए एक नया कॉन्सेप्ट हमारा दिया गया, दैट इज द हाइब्रिडाइजेशन। सो हाइब्रिडाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो इंट्रोड्यूस किया था आपका, introduced by Pauling and Slater। पॉलिंग एंड स्लेटर नाम के दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था। तो चलिए अब देखते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट आखिर है क्या और हाइब्रिडाइजेशन हम किसी भी कोवेलेंट मॉलिक्यूल में कैसे निकालते हैं। तो चलिए देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो सबसे पहले जो अगर हम डेफिनेशन की बात करें हाइब्रिडाइजेशन की, कि हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन क्या है, बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन इज द इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल। हाइब्रिडाइजेशन क्या है आपका, इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल है, जिसमें हमारे नियरली सेम एनर्जी के जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वो आपस में इंटरमिक्स होते हैं और सेम नंबर में इक्विवेलेंट एनर्जी के नए ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं, जिन्हें हम कहते हैं हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। तो अगर हम इनके देखें तो क्या है, ये इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ नियरली सेम एनर्जी, है ना, नियरली सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स में इंटरमिक्स होके सेम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं, सेम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स विथ इक्विवेलेंट एनर्जी। इनकी सभी की एनर्जी क्या रहती है, सेम रहती है, सेम नंबर ऑफ ऑर्बिटल विथ इक्विवेलेंट एनर्जी आर फॉर्म। और इन ऑर्बिटल्स को क्या कहते हैं, इन ऑर्बिटल्स को कहा जाता है हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। अब हाइब्रिडाइजेशन जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसके कुछ हम रूल्स देखते हैं, है ना। हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट के कुछ रूल्स हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला हम रूल देखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन में ओनली दोज ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं जिनकी एनर्जी नियरली क्या होती है, सेम होती है। मींस नियरली सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स आप इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। दूसरा क्या कंसेप्ट रहता है सेकंड, कि जितने नंबर एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में उतने ही नंबर के हमारे हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनते हैं। मींस अगर हम कहें कि नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेटिंग इन हाइब्रिडाइजेशन वो इक्वल होंगे किसके, आपके नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स के, किसके, नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स के। अब जो थर्ड पॉइंट होगा हमारा, थर्ड पॉइंट क्या होगा कि जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स का जो नेम है हम कैसे असाइन करते हैं, नेम ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स का हम असाइन करते हैं कि आपके कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर हम एग्जांपल मान ले कि अगर एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है तो वो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स का नाम क्या होगा, sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स कहेंगे हम। कौन सा ऑर्बिटल कहेंगे, sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। अगर एक s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उन ऑर्बिटल्स को कहेंगे sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। एक s 3p पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उनको क्या कहेंगे, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। एक s 3p प्लस अगर d एक d पार्टिसिपेट कर रहा है तो उन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स को कहेंगे sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। क्लियर, सेम ऐसा ही है, अगर एक s 3p और 2d के पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो sp3 d2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हम उनको कहेंगे। क्लियर है। अब जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है इनका अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो बेसिकली जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है उनका जो शेप है वो p ऑर्बिटल्स की तरह रहता है, लेकिन थोड़ा उससे डिफरेंट रहता है।
तो यहाँ कॉर्नर में अगर हम शेप की बात करें, शेप ऑफ हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स कैसा रहता है? जो शेप ऑफ हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है वो आपका कुछ इस टाइप का रहता है, ठीक है। एक बिगर लोब रहता है ऑर्बिटल का और एक स्मॉलर लोब रहता है। तो जो मेन ओवरलैपिंग होती है दूसरे एटम के ऑर्बिटल से, जो ओवरलैपिंग होगी वो इस लोब के साथ होती है। क्लियर है? फिर इसके बाद अगर हम इनकी देखें ज्योमेट्री के बारे में, तो जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है खुद को 3 डायमेंशनल स्पेस में ऐसे अरेंज करते हैं ताकि इनके बीच में जो रिपल्शन क्या हो, मिनिमम, है ना। अरेंजमेंट ऑफ जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल कैसा होता है? अरेंजमेंट ऑफ हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल कैसा होता है? जहां में रिपल्शन क्या हो, रिपल्शन जो बिटवीन हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स है ना, रिपल्शन क्या होगा आपका? मिनिमम होना चाहिए। रिपल्शन क्या होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए। और इसी के वजह से हमें डिफरेंट डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में हमें डिफरेंट डिफरेंट ऑफ अरेंजमेंट ऑफ ऑर्बिटल्स या उनकी कहें उनकी ज्योमेट्री हमें डिफरेंट डिफरेंट हमें मिलती है, जो कि हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे कि किस हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में जो ऑर्बिटल से अरेंजमेंट है या उस मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री है वो कैसी होगी। क्लियर है? तो ज्योमेट्री की बात हमने कर ली। तो ज्योमेट्री में क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल्स है रिपल्शन के ऐसा होता है जहां पर रिपल्शन क्या हो, उनके बीच में मिनिमम हो। अब एक नोट पॉइंट करने वाली बात यह है कि जो उसको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से इसे डिफरेंट बनाती है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से जो पॉइंट इसे डिफरेंट बनाता है ये है कि हाइब्रिडाइजेशन में आपके सिंगली फिल्ड मीन्स यहाँ पर हाफ फिल्ड, यहाँ पर हम कैसे कहें हाफ फिल्ड कहना बेटर होगा। हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स, फुल फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स दोनों ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्लियर है? हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स दोनों ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्लियर हो गया? तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या है कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ओवरलैपिंग हमेशा उन्हीं ऑर्बिटल्स के बीच होती है जो कि कैसे रहते हैं? हाफ फिल्ड रहते हैं। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन में आपके हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड दोनों ही एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये कुछ हमारे हाइब्रिडाइजेशन के लिए कुछ समझने वाली चीजें थी। तो अब हम चलते हैं एक एग्जांपल की ओर जिसमें हम समझेंगे हाइब्रिडाइजेशन होता कैसे है। तो चलिए अब हाइब्रिडाइजेशन के फिनोमेना को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज हम एग्जांपल ले रहे हैं किसका? CH4 मॉलिक्यूल। CH4 मींस मीथेन मॉलिक्यूल का हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। तो मीथेन मॉलिक्यूल में हम कार्बन की बात करें तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है? 6 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p2। इसके 2s में ग्राउंड स्टेट की अगर हम बात करें, कौन से स्टेट की बात कर रहे हैं हम? ग्राउंड स्टेट की अगर हम बात करें तो जो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं और 2p में ये आपके 2p के 3 ऑर्बिटल है। 2px मान लेते हैं इसको, 2py और इसको 2pz। इनमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। जब एक्साइटेड स्टेट में हम बात करते हैं तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है कि ये जो s का एक इलेक्ट्रॉन है वो जंप कर जाता है आपका 2p में। तो एक इलेक्ट्रॉन जंप करके अगर 2p में जाता है, इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाते हैं एक्साइटेड स्टेट में? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 हो जाते हैं, 2s और 2p के 3 ऑर्बिटल, 2px 2py मान लो 2pz। ठीक है? क्लियर है? तो अब हाइब्रिडाइजेशन का फिनोमेना क्या है वही ये समझने वाली बात है कि जो 2s और 2p की जो हाइड्रोजन है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के कारण, अगर बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग देखें तो हाइड्रोजन का जो 1s ऑर्बिटल है वो डायरेक्ट इनके साथ ओवरलैप करेगा। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट के अगर हम अकॉर्डिंग देखें तो ये जो 2s का एक ऑर्बिटल और 2p के ये 3 ऑर्बिटल आपस में कैसे होंगे बेटा? इंटरमिक्स होके सेम नंबर मतलब कितने? अगर 4 एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो 4 ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करेंगे जिनकी एनर्जी क्या होगी? जिनकी एनर्जी नियरली सेम होगी। इनकी एनर्जी सेम होगी और इनको ऑर्बिटल्स को हम क्या नाम देंगे कि इनमें एक s और 3 p पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो इन ऑर्बिटल्स का नाम होगा sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स। ये भी sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होगा, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होगा, है ना, और ये भी sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होगा। और सभी sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स में एक आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब जो हाइड्रोजन है हमारा, हाइड्रोजन का कौन सा ऑर्बिटल? हाइड्रोजन का जो 1s ऑर्बिटल है वो ओवरलैप करेगा sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के साथ। किसके साथ? sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। तो ये दूसरे हाइड्रोजन का ये 1s इस sp3 के साथ, तीसरा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल इसके साथ और ये 4th हाइड्रोजन। क्लियर? तो अब हम इसका अगर शेप की बात करें तो शेप के अकॉर्डिंग हमने क्या पढ़ा था
इसमें कितने आपके हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हैं? 4 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कर रहा है कार्बन, और इनका अरेंजमेंट ऐसा होगा जहां पर रिपल्शन इनके बीच में क्या हो, मिनिमम। तो जब हम 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स की बात करते हैं तो इनका जो अरेंजमेंट है एक टेट्राहेड्रॉन की तरह होता है। ये आपके कैसे ऑर्बिटल हैं? ये आपके हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। कौन से हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स होंगे? हम बता दे रहे हैं कौन से हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स हैं। ये आपके sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। ये कौन से ऑर्बिटल है? ये सारे के सारे sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स हैं, और इनके साथ ओवरलैप करेगा आपका कौन सा? हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल। क्लियर है? ये हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल, ये हाइड्रोजन का ये 1s, यहाँ पर भी हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा। तो अब जो ओवरलैपिंग हो रही है यहाँ पर, ओवरलैपिंग किस किस के बीच हो रही है? sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के साथ हो रही है, और हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल इनके साथ ओवरलैप करके बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। और इनका जो अरेंजमेंट है हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स का, वो कैसा है? एक टेट्राहेड्रॉन की शेप की तरह है, ऐसा। क्लियर? तो इसलिए इसका जो ज्योमेट्री होगा, वो कैसा होगा? इसका ज्योमेट्री होगा टेट्राहेड्रल होगा, और इसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होगी? इसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होगी sp3, क्योंकि इसमें एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए इसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होगी? कार्बन की इस मॉलिक्यूल में sp3 होगी। ठीक है? एक पॉइंट नोट करने वाली बात यह है कि हाइब्रिडाइजेशन से ऑलवेज, हमेशा ध्यान रखिएगा, हाइब्रिडाइजेशन से ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल और एटॉमिक ऑर्बिटल के बीच की जो ओवरलैपिंग है ऑलवेज एक्सेस होती है, मतलब लाइन ऑन दी लाइन उनकी ओवरलैपिंग होती है। तो इसलिए ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड को ही कंसीडर किया जाता है हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में, हाइब्रिडाइजेशन में। क्यों? चलिए फिर हम आगे देखते हैं कुछ कि एक शॉर्ट ट्रिक देखेंगे जो कि बहुत यूजफुल होगी हमारे नीट और जेईई एग्जाम के लिए, क्योंकि हमने बेसिक जो हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट वो हम यहाँ समझ चुके हैं। तो अब चलते हैं हमारे एक फॉर्मूले पे कि किसी भी सेंट्रल एटम की किसी भी मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन स्टेट को हम कैसे निकालेंगे और उनकी ज्योमेट्री को कैसे प्रेडिक्ट करेंगे। चलिए, तक हमने देख लिया था कि भाई हाइब्रिडाइजेशन जो कॉन्सेप्ट है उसका हमने एक ओवरव्यू ले लिया था। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं हमारा टॉपिक कि भाई किसी भी एटम की कोवेलेंट मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन स्टेट और उसकी ज्योमेट्री को हम कैसे डिसाइड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक हमारा जैसे हम शॉर्ट में ट्रिक देखेंगे तो आपका जो H होता है वो इक्वल होता है आपका बेसिकली इस मेथड में अगर हम बात करें जो मेथड्स हैं हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकालने की, वो देखो 3 मेथड हो सकती हैं। एक हो सकती है नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, मतलब बॉन्ड पेयर और लोन पेयर को का सम करके भी हम किसी भी एटम के हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकाल सकते हैं। सेकंड होता है हमारा नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड को काउंट करके भी, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड की नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड को भी काउंट करके हम हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकाल सकते हैं। लेकिन ये आपकी यूजफुल होती है ऑलवेज, हमेशा ध्यान रखिएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकालने के लिए हम नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड को काउंट कर लेते हैं। और थर्ड होता है हमारा एक फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या होता है आपका? फॉर्मूला होता है H = 1/2 V + M - C + A, जहाँ पर V क्या है? V आपका नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहता है। V क्या रहता है आपका? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर M रहता है आपका नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। मोनोवैलेंट एटम क्या होते हैं हमारे? मोनोवैलेंट एटम हमारे ऐसे एटम है जो कि सिंगल बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं। क्लियर है? जैसे आपका फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन, ब्रोमीन, हाइड्रोजन, ये सब हमारे कैसे होंगे? मोनोवैलेंट एटम। केवल उन्हीं को यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर किसी मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन होगा, जैसे नाइट्रोजन होगा, जैसे ये बाइवैलेंट एटम है, ये ट्राइवैलेंट एटम है, तो इनको हम कंसिडर नहीं करेंगे, क्लियर है? अब हमारा होता है C, क्या होगा? अगर कोई भी कैटायन है, मतलब अगर किसी भी आयन पे पॉजिटिव चार्ज है तो C क्या रिप्रेजेंट करता है? उस चार्ज कितना? चार्ज ऑन कैटायन। और A हमारा रिप्रेजेंट करता है किसको? चार्ज ऑन एनायन को। क्लियर है? तो यहाँ से H क्या है? ये H हमें बताता है, जितनी इसकी वैल्यू आएगी ना, H हमें बताएगा नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने पार्टिसिपेट कर रहा है। यहाँ पर H एक्चुअल में रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? H रिप्रेजेंट कर रहा है आपका नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेटिंग इन हाइब्रिडाइजेशन। किसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं? जो कि पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन में जो एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको नंबर को रिप्रेजेंट करता है H। मींस अगर H की वैल्यू आपकी 2 आ रही है तो जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। क्लियर है? और sp हाइब्रिडाइजेशन में जो ज्योमेट्री होती है वो होती है आपकी लीनियर ज्योमेट्री। कैसी होती है आपकी?
लीनियर ज्योमेट्री। अब हाइब्रिडाइजेशन स्टेट की अगर हम बात करें, नॉर्मली जो ज्योमेट्री हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो नॉर्मल बेसिस पे होगी। किस बेसिस पे? मतलब उसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट होंगे तो जो हमारी ज्योमेट्री है और जो बॉन्ड एंगल है वो नॉर्मल से थोड़े अलग होंगे। क्लियर? उनका डिस्कशन हम अलग से बाद में करेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि भाई हाइब्रिडाइजेशन स्टेट हम कैसे निकालते हैं। इस वीडियो में हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अगर H की वैल्यू आपकी 3 आई तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp2 होगी। H की वैल्यू अगर 4 आ रही है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होगा। H की वैल्यू 5 आ रही है तो sp3 डी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होगा। H की वैल्यू 6 आ रही है तो sp3 D2 होगा। और H की वैल्यू अगर 7 आ रही है तो sp3 D3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट इनकी होगी। तो चलिए हम एग्जांपल से अब तीनों को समझते हैं। यहाँ पर ये देखिएगा कि नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, लोन पेयर ये भी H के इक्वल होता है और यहाँ पर जो सेकंड मेथड में है जो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड है वो भी H के इक्वल हो रहे हैं। तो अगर बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर अगर 2 आया तो sp हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर अगर 3 आया तो sp2 होगा, 4 आया तो sp3 होगा, 5 आया तो sp3d। हम ऐसे उनको कैलकुलेट करेंगे। तो इस वीडियो में हम अभी डिस्कस करेंगे कौन सी ये फॉर्मूला मेथड। ये फॉर्मूले से हम किसी भी एटम की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। चलिए एग्जांपल से अब डिस्कशन करते हैं कि 2 या 3 एग्जांपल लेते हैं, उनमें देखते हैं हम हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होगी। तो सबसे पहले NH3 मॉलिक्यूल के लिए बात कर लेते हैं। NH3 मॉलिक्यूल, साथ में हम H2 मॉलिक्यूल के लिए बात करेंगे। थर्ड हमारा हो जाएगा SF6 मॉलिक्यूल के लिए बात करते हैं। फिर फोर्थ हम लेते हैं PCl5 और इसके बाद 2 एग्जाम्पल और करेंगे जिसमें आपका चार्ज हो। क्लियर है? जैसे 6 आपका 5 4 है। ये 5th एग्जाम्पल जैसे कार्बोनेट आयन 2- और हम फिर बात करेंगे हमारा 6 एग्जाम्पल आपका अमोनियम आयन। ठीक है? क्लियर है? तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर हमें हाइब्रिडाइजेशन स्टेट किसकी निकालनी है। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकालनी है हमें नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन में बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं आप सभी को पता है। नाइट्रोजन में बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे 5। क्लियर? यहाँ पर मोनोवैलेंट एटम, हाइड्रोजन आपका एक मोनोवैलेंट एटम है तो इसका नंबर कितने 3 है तो m है। इस पर ना ही कोई पॉजिटिव चार्ज है ना ही नेगेटिव चार्ज है। तो जो C और एंड A की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 0। तो चलिए अब फॉर्मूले में रखते हैं। H इक्वल्स टू क्या होगा आपका हाफ V प्लस एम माइनस C प्लस A होता है। तो V प्लस एम मतलब 5 + 3। ठीक है? 5 + 3 होगा, ये -0 + 0 मतलब 5 + 3 8/2 कितना आ रहा है आपका 4। अगर H की वैल्यू 4 आ रही है तो हम क्या कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या आती है आपकी sp3। तो इसमें अमोनिया की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होगी, अमोनिया में नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होगी sp3। क्लियर है? अब H2 में बात करते हैं ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन में बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके 6। हाइड्रोजन आपका मोनोवैलेंट एटम कितने हैं 2 हैं। कार्बन जो कैटायन का चार्ज और एनायन तो ये आपका न्यूट्रल है तो ये 0 होगा। ठीक है? फॉर्मूले में अगर हम इसकी वैल्यू रखें तो हाफ V मतलब 6, ये आपका 2 हो जाएगा, -0 + 0 ये हो जाएगा 6 to 8/2 मतलब इसकी वैल्यू भी 4 आएगी। तो इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या रहेगा आपका sp3 रहेगा। क्लियर? SF6 की बात कर लेते हैं। सल्फर में जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, सल्फर में बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने रहते हैं आप सभी को पता 6 है। फ्लोरीन भी आपका एक मोनोवैलेंट एटम है। तो नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम कितने हो गए आपके 6 हो गए हैं। और चार्ज कोई भी चार्ज नहीं है, ना तो पॉजिटिव ना ही नेगेटिव। तो जब फॉर्मूले में इसकी अपन वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा हाफ V + m मतलब 6 + 6 -0 + 0 तो 6 और 6 12/2 12/2 आपका कितना आएगा, ये आएगा 6। जब H की वैल्यू 6 आती है तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होता है sp3d2। मीन इसमें सल्फर की जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है वो क्या होगी sp3d2 होगी। क्लियर है? अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है हमारा PCl5। PCl5 फॉस्फोरस में बैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको पता है कितने होते हैं। फॉस्फोरस में बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं। क्लोरीन आपका मोनोवैलेंट एटम है तो ये भी 5 होंगे। ना ही कोई चार्ज है, ना ही पॉजिटिव चार्ज है, ना ही कोई नेगेटिव चार्ज है। तो C और A की जो वैल्यू 0 होगी। अब इसका अगर हम H का वैल्यू निकालें तो क्या होगा हाफ, यहाँ 5 और 5 कितना 5 और 5 आपका -0 + 0 होगा 10/2 आएगा मतलब 5। जब H की वैल्यू 5 आती है तो आपका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होता है sp3d। तो मीन्स फॉस्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होगा sp3d होगा इस वाले ऑर्बिटल में। चलिए अब देख लेते हैं कार्बोनेट आयन की। तो कार्बोनेट आयन जैसे कार्बन है, कार्बन में बैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको पता है 4 रहते हैं। अब यहाँ पर मैंने कहा था ना मोनोवैलेंट एटम हमें गेन करना। तो मोनोवैलेंट एटम, ऑक्सीजन तो आपका डाइवैलेंट है तो इसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो मोनोवैलेंट एटम क्या होगा आपका 0 हो गए। अब इस पर चार्ज मीन्स चार्ज ऑन कैटायन, पॉजिटिव चार्ज तो नहीं है लेकिन नेगेटिव चार्ज है कितना है 2- का। तो A की वैल्यू होगी 2। तो अब हम निकालते हैं जरा कार्बोनेट आयन का। तो H की वैल्यू क्या आएगी आपकी 1/2। V + m मतलब 4 + 0 -0 + 2 तो 4 + 2 हो जाएगा 6/2। ये कितना आएगा 3। तो जब 3 रहता है तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या रहती है sp2। तो इसमें कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या रहेगी sp2 रहेगी। क्लियर? अब अमोनियम आयन की बात कर लेते हैं।
ठीक है। अमोनियम आयन में नाइट्रोजन के पता है पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, ये आपका मोनोवैलेंट एटम है। हाइड्रोजन तो 4 होंगे और कैटायन आपका है, तो कैटायन के लिए क्या होता है आपका 1 +1 का चार्ज है कैटायन, एनायन मतलब 0 होगा। फॉर्मूला अगर हम लगाएंगे तो H की वैल्यू आ जाएगी आपकी V+M मतलब 5 + 4 -1 + 0, तो 5 + 4 9 -1 8 8/2 होगा, मतलब कितना हो जाएगा 4, और 4 आ रहा है जिसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होगा sp3, तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होगा sp3। ठीक इसी मेथड से आप सारे जो कोई भी मॉलिक्यूल है आयन होगा उनकी उनमें किसी जो हमारे एटम है उसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट को आप निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ? और हाइब्रिडाइजेशन स्टेट के अकॉर्डिंग हम इनकी ज्योमेट्री को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर हमारा जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकालने वाला कॉन्सेप्ट है वो एंड होता है। अगली वीडियो में हम देखेंगे इनकी ज्योमेट्री और शेप के बारे में। क्लियर? थैंक यू।